हाँ, तो बेटा हमारा अगला टॉपिक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर बेटा सपोज हमारे पास ये बेटा काफी हद तक ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। याद है हम लोगों को 11th में ग्रेविटेशन को सॉल्व हुआ करते थे। F इज इक्वल टू g/r²। आज से कई साल पहले जब आप 11th में थे, वहां एक चैप्टर होता था ग्रेविटेशन, उसमें दो मासेस के बीच का फोर्स निकालते थे। तो उसी तरह से ये जैसे दो मासेस के बीच का फोर्स है, कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। हमें अच्छी तरह से पता है कि बेटा चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यदि सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स उसमें रहेगा। तो ये जो फोर्स है, सपोज दो चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है r, इनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। यदि हम बेटा इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा Q1/r²। पहला क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। कंबाइन कर दें तो है प्रोपोर्शनल टू Q1/r²। अब इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए बस ये समझ लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे एप्सिलॉन क्या है, पाई क्या है, बस ये समझ लो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक और खास बात है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे हो। इस चैप्टर में एयर और वैक्यूम को कहा जाता है फ्री स्पेस। जब मैं कहता हूं बेटा चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि या तो वो एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं। पानी में डुबा दो चार्जेस को तो वो फ्री स्पेस नहीं रहने का, लकड़ी में दबा दो चार्जेस को तो वो फ्री स्पेस नहीं रहने का। फ्री स्पेस तभी तक है जब तक वो एयर या वैक्यूम में रखे हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एयर या वैक्यूम हो। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस ये इसका नेम है। तो ये मैं पहले ही बता दूंगा कि इनके ऊपर पूरा एक अलग से लेक्चर होगा जिसके अंदर एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, इसकी वैल्यू कैसे पता चली, क्या हुआ, वो पूरा एक अलग लेक्चर है। तो एक बार जल्दी जल्दी बताइएगा, कूलम्स लॉ किस काम आता है? चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के। कूलम्स लॉ के अंदर दो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल है जब चार्जेस बहुत छोटे हो, पॉइंट हो। अब आप कहोगे मान लो कोई बड़ा स्फीयर है, तब भी लग जाएगा क्या? तो एक बार सुन, पहले की बताओ बेटा पॉइंट है क्या? पॉइंट का मतलब क्या है? क्या मेरी अर्थ भी एक पॉइंट कंसीडर करी जा सकती है? तो जवाब है हाँ। कैसे? बेटा जरा एक एग्जाम्पल याद करो। पॉइंट का मतलब क्या है आप समझ लो। मान लो बेटा ये पहले भी शायद कभी ना कभी बताया होगा, ये मेरे पास 3 फ्रेम है। ठीक है, ये 3 फ्रेम है। एक फ्रेम में मैंने बना रखा है माउंट एवरेस्ट, दूसरे में बना रखा है एटम, और तीसरे में बना रखी है चेयर। अब मैं कह रहा हूं तीनों में मेरा फेस बनाओ। ऑब्वियस सी बात है मेरा फेस अच्छा खासा बड़ा है, एक पॉइंट तो कम से कम नहीं है।
अब मेरा फेस बनाओ तो मैं बताऊंगा कि मेरा फेस इनफाइनाइट साइज भी हो सकता है और पॉइंट भी हो सकता है। ये चेयर है, मैंने हिसाब लगाया कि अब मेरा फेस यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 फुट होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 फुट होगा। चेयर की ऊंचाई होती है नियरली 3 फीट। तो मेरा चेहरा इसका 1/3 यानी इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा चेहरा। अब मैं कहता हूं कि इस वाले फ्रेम में जिसमें एटम बना हुआ है, जिस फ्रेम में एटम बना हुआ है उसमें मेरा चेहरा बनाओ। अब मेरे बेटा आप कहते हो लो जी सर आपका चेहरा बना दिया, एक बात बता, एटम का साइज होता है फ्यू एंगस्ट्रॉम, तो मेरा साइज क्या फ्यू एंगस्ट्रॉम के बराबर है? आपने कहा लो सर हमने इतना बड़ा चेहरा बना दिया। अरे बेटा यदि ये है सपोज करिए 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 30 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम। तो फिर आप क्या कहोगे, सर आपका चेहरा तो इसमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसके कंपैरिजन में मेरा फेस इनफाइनाइट है। तुम सोच के बताओ, क्या मैं अपने चेहरे को तो छोड़ो, क्या मैं अपनी नाक बना सकता हूँ इस फ्रेम में? मेरी नोज तक नहीं बन पाएगी। मेरा चेहरा इनफाइनाइट साइज हो गया। अब यदि कोई पूछे इस वाले फ्रेम के कंपैरिजन में कि आपका चेहरा क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि माय फेस इज इनफाइनाइट। अब आइए इस वाले केस में, ये है माउंट एवरेस्ट, मैंने बनाया, ये रहा मेरा फेस। अब आप क्या कहोगे, सर माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, 8.848 किलोमीटर। हम रफली 8 किलोमीटर मान लेते हैं, जबकि बहुत बढ़िया 8 किलोमीटर से ज्यादा है, 8 किलोमीटर मान लो। अब यदि आप माउंट एवरेस्ट को 8 किलोमीटर ऊंचाई मान लेते हैं तो उसका आधा हो जाएगा 4 किलोमीटर, उसका आधा हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी इतनी ऊंचाई 2 किलोमीटर है। भाई साहब आपने ये जो मेरी मुंडी है 2 किलोमीटर की बना दी। और जो समझदार हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई और छोटा करना तो भी गड़बड़ होगी। अभी मेरा चेहरा है 2 किलोमीटर का, आपने आधा साइज बना दिया, तो अब भी 2 किलोमीटर का आधा कितना बड़ा 1 किलोमीटर का है। तो अब आप क्या होगे, सर आप तो एक पॉइंट के बराबर भी नहीं हो गया पॉइंट। यानी कोई बॉडी इनफाइनाइट है या पॉइंट है, डिपेंड करता है कंपैरिजन किससे हो रहा है। कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हो? तो चार्जेस, जब मैंने कहा कि चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसके सामने उनका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। यदि ये डिस्टेंस है मेरी 100 मीटर और जो चार्जेस है उनका साइज है 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, तो वो पॉइंट ही माने जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पहले बताओ कूलम्स लॉ क्या हर शेप के लिए एप्लीकेबल है? तो जवाब है नहीं, पॉइंट चार्जेस के लिए और स्फेरिकल के लिए। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ और बोर्ड में पूछा गया एक क्वेश्चन भी बताता हूँ, जैसे 100 में से 99 गलत करके आते हैं। ये बताओ बेटा, ये दो चार्ज है 2 कूलम और 3 कूलम, इनकी सेपरेशन है 100 मीटर। मुझसे कह रहे हैं इनका फोर्स बताइए। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 Q1 Q2 upon R स्क्वायर। 1/4 की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 हो गया 2, Q2 हो गया 3 और R स्क्वायर यानी कि दोनों की सेपरेशन का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 3 to the 6, 6 9 the 54 into 10⁵ न्यूटन। ये फोर्स है। अब क्वेश्चन ये आया बोर्ड एग्जाम में कि ये मेरे पास दो चार्ज है, इस पर चार्ज है 2 कूलम, इस पर चार्ज है 3 कूलम, और दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 100 मीटर। तुमसे कहा कि इनके बीच का जो फोर्स है, नंबर 1 17 × 10⁵, नंबर 2 16 × 10⁵, नंबर 3 54 × 10⁵ न्यूटन,
और नंबर 4 कुछ भी दे देंगे, मैंने सही कैलकुलेशन नहीं कर रखी, 40 इंटू 10⁵ न्यूटन। चारों में से सही आंसर क्या है देख, 2 कूलम और 3 कूलम, दोनों में कितनी सेपरेशन 100 मीटर। तुम्हारे हिसाब से ये वाला फोर्स हमने निकाला था 54 इंटू 10⁵। अब बताओ चारों में से यदि आपको चूज करना पड़े तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सी वैल्यू आप लगा करके आओगे? थर्ड, फोर्थ। ऐसा है बेटा, यहां और यहां अंतर क्या है? ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तुम बताओ इस डिस्टेंस के सामने ये साइज बहुत बड़ा है। ऐसे में क्या होगा, तुमने ये पढ़ा होगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये 2 कूलम का चार्ज और ये 3 कूलम का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण वो सेंटर पे नहीं रहेंगे। 2 कूलम चार्ज इस वाले सरफेस पर आ जाएगा और 3 कूलम चार्ज इस वाले सरफेस पर आ जाएगा, यानी रिपेल करके दूर दूर हो जाएंगे। अब ये बताइए जो रियलिटी में 2 कूलम और 3 कूलम है, उनके बीच की रियल सेपरेशन 100 है या 100 से ज्यादा हो गई या 100 से कम हो गई? सेपरेशन, ये सेपरेशन 100 थी, अब 2 यहां चला गया, 3 यहां चला गया, तो सेपरेशन 100 से बढ़ गई, आर बढ़ गया। आर किसे कहते हैं बेटा? चार्जेस की सेपरेशन को। अब क्योंकि यहां चार्जेस की सेपरेशन बढ़ गई, आर बढ़ गया, तो आप समझ सकते हैं आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, यानी 54 इंटू 10⁵ न्यूटन से कम होगा। मेरे चारों ऑप्शन में से कैलकुलेशन नहीं करनी है, लॉजिक लगाना है। एक ही फॉर्मूला, एक ही आंसर ऐसा है जो 54 इंटू 10⁵ न्यूटन से कम है, तो मेरा सही आंसर ये है। तभी कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, स्मॉल स्फीयर्स के लिए है। इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्मॉल स्फीयर्स। किस किस के लिए? पॉइंट चार्जेस और स्मॉल स्फीयर्स के लिए। तो ये हमारा हो गया कूलम्ब लॉ का बेसिक। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर ले। चलो एक बार सुनो, 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है, वेरी बिग चार्ज। कितना बड़ा? यदि 1 कूलम मैं कमरे में रख दूं तो 1 कूलम लेकर के कोई बेगमपुर पे नहीं खड़ा हो सकता, उड़ जाएगा। मैं अपने कमरे में 1 कूलम गाड़ के चला जाऊं, भाई साहब कोई माइकलाल 1 कूलम लेके बेगमपुर से नहीं गुजर सकता। क्यों? उसका जवाब बताता हूं। पहले ये बताओ बेटा, 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है? पिछली बार पढ़ा था आपने 11th में। यदि मैं आपके हाथ पे 1 किलोग्राम का मास रख दूं, किसी के सिर पे 1 किलोग्राम मास रख दूं, तो किसी आदमी के सिर पर यदि हम 1 किलोग्राम मास रख दे तो फोर्स लगता है 1 G। तो यदि आप लोग बेटा किसी आदमी के सिर पे 1 किलोग्राम मास रखते हो तो फोर्स लगता है 1 G, यानी फोर्स होता है 1 G। और G को 9.8 की बजाय 10 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 इंटू 10 यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो 1 किलोग्राम का फोर्स 10 न्यूटन के बराबर होता है। यदि मैंने किसी के, कोई आपसे कहना 10 न्यूटन कितना होता है, 10 न्यूटन कितना फोर्स है, तो 1 किलोग्राम उसके सर पे रख देना कि यह है 10 न्यूटन। अब यदि 10 किलोग्राम रख दिया 100 न्यूटन, 100 किलो रख दिया 1000 न्यूटन, 1000 किलो रख दिया, समझ गए? बढ़ता जा रहा है। तो पहले बताओ, आम इंसान 10 न्यूटन का फोर्स झेल लेगा? हाँ, 1 किलो रख दो तो कोई मरेगा नहीं। आम इंसान 1 किलो का मास रख दो तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो झेल लेगा। लेकिन क्या आम इंसान के सिर पर 1000 किलो का मास रख दे तो वो जिंदा रह पाएगा? यानी 10,000 न्यूटन हमारे लिए बहुत बड़ा फोर्स है। 10,000 न्यूटन इज अ वेरी बिग फोर्स। अब मैं बताता हूँ, यदि कोई 1 कूलम चार्ज मेरे कमरे में रख दे PL शर्मा रोड पर, और 1 कूलम चार्ज लेके बेगमपुर से कोई दूसरा आदमी जा रहा है, तो PL शर्मा रोड से बेगमपुर की डिस्टेंस 1000 मीटर मान लो, 1 किलोमीटर, ये भी ज्यादा ही बोल दिया।
यदि 1 किलोमीटर मान ले तो इनमें फोर्स कितना लगेगा, तो बेटा इनके बीच में लगने वाला फोर्स है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा 1/4 है 9 इंटू 10⁹ Q1 1 Q2 1 और R यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1000, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब हो गया 9000 न्यूटन। यदि एक 1 कूलम मेरे कमरे में है, 1 कूलम लेके कोई आदमी बेगमपुर में खड़े होगा तो उसे 9000 न्यूटन का फोर्स महसूस होगा। 9000 न्यूटन का फोर्स उतना ही होता है जितना किसी आदमी के सिर पर 900 किलोग्राम वेट रख दिया जाए तो जो महसूस करता है। एक आदमी की मुंडी पर 900 किलो का वजन रख दो तो जो वो फोर्स महसूस करेगा वो है 9000 न्यूटन। तो इसका मतलब यदि मैं 1 कूलम कमरे में रख दूं, आखिरी बार बोल रहा हूं, और 1 कूलम लेकर के कोई बेगमपुर पे खड़ा है तो उस पर इतना तगड़ा फोर्स लगेगा जैसे कोई 900 किलो का मास उससे टकरा गया हो। क्या वो झेल पाएगा? 900 किलो की कार यदि टक्कर मार दे उड़ जाएगा भाई साहब, वो आदमी भी उड़ जाएगा। यदि उसके बैग में मास है तो यूं जाएगा फ्लाई करता हुआ। तो इसका मतलब 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है। तो डेली लाइफ में जो चार्जेस होते हैं वो कूलम्स में नहीं लेते। ये तो मैं न्यूमेरिकल करवाते समय बुक्स में शीट में कूलम में ले लेते हैं चार्ज। रियलिटी में चार्जेस कूलम में नहीं दिए जाते। रियलिटी में चार्जेस आते हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। मतलब हमारे जो डेली लाइफ रियल लाइफ के चार्ज है, जैसे मेरे सॉकेट में यदि चार्ज है, मेरे कैपेसिटर में चार्ज है, मेरी ट्यूबलाइट में कहीं पे चार्ज है, तो वो माइक्रो या पिको कूलम में होगा। आई बात समझ में नहीं? क्या कूलम में होगा? यदि मेरे 1 कूलम चार्ज मेरे कमरे में है और 1 कूलम बगल वाले कमरे में है तो झेल पाएगा कोई? उड़ जाएगी सारी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसलिए 1 कूलम में नहीं लेते। हमारे ज्यादातर न्यूमेरिकल में मिली कूलम आएगा या माइक्रो कूलम आएगा या पिको कूलम आएगा एक्सेट्रा। मिली कूलम आए तो 10⁻³ कूलम ले लेना, माइक्रो कूलम आए तो 10⁻⁻6 कूलम ले लेना, और पिको कूलम आए तो 10⁻12 कूलम ले लेना। तो इस तरह से नैनो कूलम आ जाए, नैनो कूलम आ जाए तो 10⁻⁹ कूलम ले लेना। तो इस तरह से छोटे छोटे चार्ज आएंगे। तो इसका मतलब लॉजिकली जो मैंने पिछला न्यूमेरिकल दिया था, लॉजिकली कि 2 मीटर 2 कूलम और 3 कूलम को 100 मीटर पे रखा था, वो इतना ट्रिमेंडियस फोर्स है कि ये वहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, उड़ जाए। चलिए जी, तो ये आपने सीखा कि चार्जेस के बारे में हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूं। जब कूलम चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे थे तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया था F = Q1 Q2 R स्क्वायर। अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ढूंढना शुरू किया। भाई हमारे लिए सबसे आसान होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद कर लेना, लेकिन उस साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो पहली बार ढूंढता है। तुमसे ये दिखा है कैपिटल G की वैल्यू ग्रेविटेशन में क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻11। वो कैसे निकाली? भाई साहब जिंदगी लग जाती है कांस्टेंट पता लगाने में, कांस्टेंट निकालने में। तो यहां भी यही हुआ। इस कांस्टेंट को जब उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि ये तो असलियत में कांस्टेंट ही नहीं है। मतलब ये चार्जेस को एयर में रखो तो कांस्टेंट अलग है, चार्जेस को उन्हीं चार्जेस को उतनी दूर पानी में डुबा दो तो कांस्टेंट अलग है। वही दोनों चार्जेस लकड़ी के अंदर गाड़ दो तो उनके बीच में फोर्स अलग है। तो उनके दिमाग में आया ऐसा कैसा कांस्टेंट जो मीडियम बदलने से बदल रहा है। तो फिर उन्होंने इसे आगे और रिसर्च करी तो पता चला कि चाहे एयर में हो, मीडियम में हो, वाटर में हो, कहीं पे भी चार्जेस को डुबाते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो 1/4 सब में कॉमन है। यानी कि जो सोचा ढूंढा उसमें अभी मैंने एक चीज छोड़ रखी है
फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उन्होंने देखा कि हर फॉर्मूले में 1/4 पाई कॉमन आ रहा है कांस्टेंट में। एक चीज ऐसी है जो बदल रही है, उसे नाम दिया परमिटिविटी। परमिटिविटी, यदि चार्जेस को एयर में या वैक्यूम में रखा जाए तो उसे उन्होंने कहा एप्सिलॉन नॉट, और इसका नाम आया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू अलग थी। जब इसे पानी में डुबा दिया तो वहां ये अलग कांस्टेंट आई जिसको नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ वाटर। जब उन्हीं चार्जेस को मान लीजिए बेटा उन्होंने रख दिया किसी मीडियम में, कुछ भी हो सकता है, तो वहां परमिटिविटी अलग आई एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसमें 2-4 मिनट ज्यादा लेक्चर दूंगा, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। भाई साहब वो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, वही चार्ज उतनी डिस्टेंस पर अलग अलग मीडियम में रख के देख रहे हैं, सब में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग आ रहा है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, 1/4 पाई सब में आ रहा है, लेकिन एक टर्म सब में अलग अलग आ रही है। वो टर्म उन्होंने नाम दे दिया परमिटिविटी। परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि चार्जेस के बीच में फोर्स कम होगा या ज्यादा। यदि पानी में रखेंगे तो परमिटिव होगी एप्सिलॉन डब्ल्यू, मीडियम में रखोगे तो एप्सिलॉन एम, फ्री स्पेस में रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब है जीरो, शून्य। शून्य का मतलब नथिंग, जहां कुछ ना हो। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यदि आप फुट में रखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन फुट। फुट की परमिटिविटी अलग है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दुनिया में उन्होंने देखा हर मटेरियल की परमिटिविटी अलग है। तुमसे जो पूछे परमिटिविटी बेसिकली है क्या? Permittivity is the property of a medium which decides whether the force between charges is going to be large or small. किसी मीडियम में चार्ज को रखने पर फोर्स बहुत कम हो गया तो हम कहते हैं इट इज ऑफ हाई परमिटिविटी। क्यों बेटा तुम बताओ, ये फोर्स और ये परमिटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? ये डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। यदि परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, परमिटिविटी दोगुनी हो जाएगी तो फोर्स आधा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो परमिटिविटी बढ़ने का मतलब है फोर्स कम होना। मैं यदि कहता हूं इस मीडियम की परमिटिविटी इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है उसमें वही चार्ज उतनी दूर रखने पे कम फोर्स लगता है, और मैं कहता हूं इस मीडियम की परमिटिविटी कम है तो वही चार्ज उतनी दूर रखने पर ज्यादा फोर्स लगता है। तो उन्होंने एक नई टर्म बना दी परमिटिविटी, जिससे सिर्फ ये पता लगता था कि चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है। अब मतलब ये मैं कहता हूँ फुट की परमिटिविटी को, इस दीवार की परमिटिविटी बहुत हाई है, तो इसका मतलब चार्जेस को जब इसमें दबा देंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। चार्जेस को दीवार में धसाने पे फोर्स कम हो गया, मैं कहूंगा परमिटिविटी बढ़ गई। इनवर्स, चार्जेस को एयर में से निकाल के लकड़ी में दबा दिया, फोर्स आधा रह गया तो परमिटिविटी है डबल। इनवर्स, चार्जेस को, तुम्हें लग रहा होगा 2 मिनट फालतू ले रहा हूं, बेटा ये इस चैप्टर का बेस है। जिसे कूलम्स लॉ परमिटिविटी नहीं पता चलेगी वो आगे तक कंफ्यूज रहेगा, इसीलिए मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूं, कम से कम पक्का पता हो कि परमिटिविटी से डिसाइड क्या होता है। परमिटिविटी ये डिसाइड करती है कि फोर्स कम लगने वाला है या ज्यादा। जैसे डेंसिटी से यह पता चलता है कि एटम्स क्लोजली पैक्ड है या लूजली। जिस मटेरियल में एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो हाई डेंसिटी होता है, और जिस मटेरियल में एटम लूजली पैक्ड होता है वो लो डेंसिटी होता है। उसी तरह से जिस मीडियम में फोर्स कम लगता है तो वो हाई परमिटिविटी होता है, और जिसमें फोर्स ज्यादा लगता है वो लो परमिटिविटी होता है। मैडम कोशिश तो पूरी करिए दिमाग के अंदर आप लोगों के घुस जाए। आने लगा? तो मुझे बताइए, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या हर जगह लिख सकते हो? नहीं, ये वही लिख सकते हैं जहां चार्जेस या तो एयर में है और या फिर मीडियम में, सॉरी वैक्यूम में।
एयर और वैक्यूम को क्या नाम दिया जाता है? फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री स्पेस। चार्जेस एयर में है, फ्री स्पेस। चार्जेस मीडियम में है, फ्री स्पेस। भाई किस किस में? एयर में और वैक्यूम में तो है फ्री स्पेस, बाकी मीडियम में है तो अलग। तो ये अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब परमिटिविटी के बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए जी, दो चार्ज है आर डिस्टेंस पर, मैंने एयर में या वैक्यूम में रखे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है, फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0q1q2/r²। अब वही चार्ज मीडियम में रखे, क्या है? एयर में या वैक्यूम में। मीडियम में रखे वही चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पर, तो फोर्स मीडियम में कितना होगा? 1/4πε0m भाई पानी है तो एप्सिलॉन W, मरकरी है तो एप्सिलॉन Hg, कॉपर है तो एप्सिलॉन CO, मीडियम है तो एप्सिलॉन M। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो ये बन जाएगा, बाकी सब तो कट गए, बचेगा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पता है कि स्क्वायर से डिवाइड करें तो q1 q2 r स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, रह गया एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस रेशियो को नाम दिया गया है रिलेटिव परमिटिविटी, और कुछ बुक्स में नाम दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी और समटाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इनका इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये रेशियो को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आगे बढ़ने से पहले कि खिचड़ी ना पक जाए, मैं एक बार क्विक रिकैप लेता हुआ, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रोक करके अलग से बैठ के समझाऊंगा थोड़ा इसे, क्योंकि ज्यादा टॉपिक एक साथ एक दिन में घुस जाए तो दिमाग में दही बन जाती है। शीट आपको दे दी है। अच्छा, इसके 5-6 शीट्स हैं, एक एक करके। सीक्वेंस बुक्स वाला फॉलो नहीं किया है, हो सकता है कोई टॉपिक बुक में फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में दिया हुआ हो, मेरी सेकंड शीट में दिया हुआ हो सकता है कोई सेकंड में हो, मेरे फर्स्ट में। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा खत्म होगा तो बुक्स के अंदर के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, सिलेबस के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो बेटा अब क्विक रिकैप फटाफट देखिए, समझिए, बताइए। मेरे बेटा सबसे पहले दो चार्ज आर डिस्टेंस पर हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। यदि बेटा सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। दोनों को मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4πε0, लेकिन 1/4πε0 इज ओनली फॉर एयर और वैक्यूम। उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, ओनली फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम को कहते हैं फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, लेकिन पॉइंट का मतलब क्या नन्नू सा? मेरा चेहरा पॉइंट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी और नॉर्मल भी। जब चेयर के सामने देखा तो ना तो ये पॉइंट है और ना ये इनफाइनाइट है, ये नॉर्मल बॉडी है। लेकिन जब एटम के सामने देखा तो मेरा फेस कैसा था? पॉइंट या इनफाइनाइट। और जब मेरा चेहरा आपने माउंट एवरेस्ट के सामने रखा तो बन गया पॉइंट। तो कोई चीज छोटी है या बड़ी वो डिपेंड करता है कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो चार्जेस पॉइंट कब कहलाते हैं? यदि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में चार्जेस का साइज बहुत छोटा हो। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 लाख किलोमीटर है तो भाई साहब 1 मीटर का चार्ज भी पॉइंट होगा।
इतना बड़ा चार्ज में पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये तो एक न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने एक नई चीज सिखाई कि यदि 2 और 300 मीटर पे है तो ये फोर्स लगेगा, लेकिन ये 2 और 300 मीटर पे है तो ये फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि चार्जेस ने, वो तो पॉइंट थे, वो तो दूर भाग नहीं रहे। ये चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्फीयर के आउटर बॉडी पे आ जाएंगे, प्रोवाइडेड इट्स कंडक्टिंग। तो ये जब आ जाएंगे तो इनके बीच की सेपरेशन बताइए 100 या उससे ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और इस तरह से फोर्स 54 वाले की बजाय उससे छोटा आंसर आएगा। ठीक बेटा, फिर अगले पॉइंट पर गए। अगले में मैंने ये बताया कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। कई बार बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, सर एनसीईआरटी में देखो, बुक्स में देखो, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, कूलम में क्यों नहीं दे रहे थे? बेटा कूलम एक प्रैक्टिकल चार्ज ही नहीं है। कूलम इतना बड़ा चार्ज है कि डेली लाइफ में हम उसका यूज ही नहीं कर सकते। यदि आपने कूलम, भाई इस फैन में भी कैपेसिटर है, उस फैन में भी कैपेसिटर है, जो ऊपर सफेद सी डिब्बी लगी रहती है पंखे में वो कैपेसिटर है, तो इसमें भी चार्ज है उसमें भी चार्ज है। अब यदि दोनों का चार्ज 1 कूलम है तो ये तो पंखे उड़ जाएंगे, रिपेल करके फाट देंगे एक दूसरे को। तो चार्ज ये माइक्रो, नैनो, पिको कूलम्स में होता है, इतने कम के फोर्स वो नेग्लिजिबल। तो ये समझा दिया। फिर अगला पॉइंट, अगले में मैंने बताया कि यदि चार्जेस को एयर में रखोगे या वैक्यूम में तो एप्सिलॉन नॉट, पानी में रखोगे एप्सिलॉन डब्ल्यू, मीडियम में रखोगे तो एप्सिलॉन एम, मरकरी में रखोगे तो एप्सिलॉन एच जी। तो मतलब एयर में रखोगे एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में रखोगे एप्सिलॉन नॉट, वाटर में रखोगे तो एप्सिलॉन डब्ल्यू। एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है, कई बच्चे इसे ई बना देते हैं, तो इज अलग थी, अलग, बिल्कुल अलग है। इसे स्मॉल सी जो लिखते हो उसमें जिधर कट, स्मॉल सी लिखते हो उसमें एक कट दे देना, कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी जैसा, बाकी शीट में बना हुआ मिल जाएगा। तो परमिटिविटी के बारे में बात आ गई। परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो मैंने बता दिया, हाई परमिटिविटी का मतलब चार्जेस उसमें जाके कम फोर्स लगाएंगे। परमिटिविटी पे मैं पहले कह दूंगा अलग लेक्चर भी आएगा, लेकिन जितना आज के लिए जरूरी है वो पहले हो जाएगा। तो बोलो समझ में आ गया? तो एक लाइन बताओगे कि चार्जेस जब दुनिया में अलग अलग मटेरियल में रखे जाते हैं उतनी दूरी पर, तो फोर्स हमेशा सेम रहता है या डिफरेंट होता है? जिस मीडियम में ज्यादा फोर्स लगे वो हाई परमिटिविटी है, लो परमिटिविटी, और जिसमें कम लगे वो हाई परमिटिविटी। ठीक है बेटा, और परमिटिविटी का रेशियो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी, इनके रेशियो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और कुछ बुक्स में इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक करके आ रहा हूँ पर्सनल से, आपके लिए इतना ही, बाकी कर